इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मेक्सिको और माया सभ्यता के अनछुए रहस्यों की ओर। इन रहस्यमयी कहानियों और खोजों में छुपे हुए गहरे राज को उजागर करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालयों में से एक है। यह प्राचीन दुनिया के हॉगवर्ट्स की तरह है, लेकिन जादू मंत्र खोजने के बजाय स्क्रॉल हैं। और ईमानदारी से कहें तो वे स्क्रॉल और किताबें उस समय बहुत प्रभावशाली थीं, जब 2004 में मिस्र और पोलैंड के शोधकर्ताओं ने उस स्थान पर ठोकर खाई जिसे वे अलेक्जेंड्रिया के अवशेषों की लाइब्रेरी मानते थे। इसने पुरातत्व की दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी, क्योंकि आप देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी महोगनी अलमारियों वाला एक और सौंदर्यपूर्ण स्थान नहीं था। यह प्राचीन दुनिया के ज्ञान का प्रतीक था। लोग वहां केवल एक कोने में छिपने और किताबों में डूबे रहने के लिए नहीं जाते थे। हालांकि यह उनकी पसंदीदा गतिविधियों में से एक थी। यह बुद्धिजीवियों और विद्वानों के लिए एक केंद्र भी था। विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, व्याख्यान दिए जाते थे और किसके शासनकाल के दौरान उन दीवारों के भीतर बहसें आयोजित की जाती थीं। मिस्र में टॉलेमी राजवंश के दौरान वे दुनिया के सभी ज्ञान को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के प्रति इतने जुनूनी थे कि वे अपने बंदरगाह पर आने वाली किसी भी किताब को जब्त कर लेते थे और इसे अपने संग्रह के लिए कॉपी कर लेते थे। अलग दुनिया जहां बेवकूफ भी बदमाश थे। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु सहित प्राचीन काल के रत्न भी थे और घटनाओं के एक दर्दनाक मोड़ में किसी किताबी कीड़ा की परी कथा का भी अंत हो गया। पुस्तकालय नष्ट हो गया और यह सभी समय के सबसे बड़े खलनायक मनुष्यों द्वारा किया गया था। अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इसका दोष जूलियस सीजर पर लगाया गया है। नंबर 2, चिचेन इट्जा। जॉन लॉयड और फ्रेडरिक कैथरवुड ने 1841 में चिचेन इट्जा की खोज की। आश्चर्य है कि दुनिया तभी से माया शहर की दीवानी हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों है जो इसे इतना खास बनाता है? शुरुआत करने वालों के लिए यह बहुत बड़ा है। पिरामिडों का विशाल आकार और मंदिर ग्रेट खली को अपने जूते में कांपने पर मजबूर कर देंगे। और फिर आती है उनकी अविश्वसनीय स्थापत्य शैली, चाहे वह प्रारंभिक माया की सरल रेखाएं हों या बाद के टोलटैक की जटिल नक्काशी। संपूर्ण निर्माण डिजाइन का एक वास्तविक स्मोरगास बोर्ड है। यह यहीं समाप्त नहीं होता है। शहर में योद्धाओं को समर्पित एक पूरा मंदिर था, जो हजारों स्तंभों के समूह के बराबर ऊंचा और शक्तिशाली है। मंदिर में एक बड़ा आंगन है जो स्तंभों और योद्धाओं की मूर्तियों से घिरा हुआ है। जाहिर तौर पर वे भी हैं। शहर में महान बॉल कोर्ट था, जो मेसो अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बाउल कोर्ट है। उनके पास सभी काल्पनिक जीवन का आनंद था। क्या उन्होंने चिचेन इट्जा को 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था और अब मैक्सिकन सरकार द्वारा इसे सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। नंबर 3, लूल लाखों के बच्चे। लूल लाखों के बच्चे केवल कुछ यादृच्छिक बच्चों का लेबल नहीं है जो एक कब्र में पाए गए थे। वे वास्तव में मानव बलि के शिकार थे। 3 के शव बच्चों को 1999 में लुल लाखों के शिखर पर पाया गया था। यह पर्वत अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, जिसने उन्हें 1500 के दशक में इनका साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शिकार बनाया था। जिस अनुष्ठान के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था, 3 बच्चों को नशीला पदार्थ दिया गया था, कोका और अल्कोहल, और फिर उन्हें एक छोटे से कक्ष के अंदर रखा गया जो जमीन से लगभग 1-1.5 मीटर नीचे था, जहां उन्हें अन्य मम्मियों की तुलना में थोड़ा कम शान से मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन शायद इसलिए कि वह एक बड़ी मरीज भी थी। यही कारण था कि ऐसा था। यह धारणा देवताओं को प्रसन्न करने में मदद करने के लिए की गई थी। पहले और बाद में कई संस्कृतियों ने दुनिया में चीजों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। सक्रिय मानव बलि पहले से ही एक डरावनी चीज है, और देवताओं को मनाने की कोशिश करने के लिए बच्चों का उपयोग करना और भी अधिक भयानक बात है। फिर भी पूरे प्रयास के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि जब वे पाए गए तो बच्चे ऐसे लग रहे थे मानो वे अभी भी जीवित हों। वास्तव में वे इतनी अच्छी तरह से संरक्षित नहीं थे कि उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों को बहुत कम नुकसान हुआ था। वे इतने अक्षुण्ण थे कि उनकी भुजाओं पर बाल भी अभी भी मौजूद थे।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस कक्ष में वे थे उसे सील कर दिया गया था और वे ऊंचाई पर थे। वे स्थितियां संरक्षण के लिए एकदम सही थीं और इसलिए जब कक्ष खोला गया तो वे जब उन्हें इसके अंदर रखा गया था तब वे लगभग वैसी ही दिख रही थीं जैसी वे थीं। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि ये सबसे अच्छी तरह से संरक्षित इंक और ममियाओं थीं जिन्हें कभी खोजा गया था, जबकि यह सच हो सकता है कि यह इसे अतीत का एक भयानक तत्व होने से नहीं रोकता है। नंबर 4, डोलमैन। पूरे यूरोप और यहां तक कि जापान में पाए जाने वाले प्राचीन पत्थर की संरचनाएं ये उल्लेखनीय डोलमैन काम करते हैं। एक ही सपाट पत्थर के साथ बड़े पत्थरों से निर्मित कब्रों का निर्माण नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग से बहुत पहले हुआ था। जो दिलचस्प है वह यूरोप और जापान में स्थित डोलमैन के बीच हड़ताली समानता है, भले ही उन्हें अलग करने वाली विशाल दूरी हो। सवाल यह है कि दुनिया के पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले दो अलग अलग समाजों ने ऐसी समान संरचनाएं कैसे बनाई। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि साझा ज्ञान सभी क्षेत्रों में फैल गया होगा, जिससे वास्तुशिल्प समानताएं पैदा हुई। दूसरों ने उनके निर्माण में संभावित अलौकिक प्रभाव के बारे में भी अनुमान लगाया है, जबकि ये सिद्धांत काफी हद तक कायम है। अटकलों के आधार पर वे इन प्राचीन स्मारकों की मनोरम प्रकृति को उजागर करते हैं। हालांकि डोलमैन ने एक उद्देश्य पूरा किया, केवल दफन स्थलों से परे उन्होंने संभवतः अनुष्ठानों और समारोहों के लिए सांप्रदायिक सभा स्थानों के रूप में काम किया। तथ्य यह है कि समुदाय ऐसे विशाल पत्थरों को परिवहन और व्यवस्थित करने में सक्षम थे जो उच्च स्तर के संगठन को इंगित करता है। लिखित अभिलेखों के अभाव में भी कौशल में ये संरचनाएं उन समाजों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन्होंने इन्हें जापान में बनाया था। डोलन मुख्य रूप से कनाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में वे स्पेन और पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक फैले हुए हैं। इन संरचनाओं के बीच समानता है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को प्रभावित किया। नंबर 5, अलेक्जेंड्रिया का सेरापियम। 1850 में जब एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता ऑगस्ट मैरियट की नजर अलेक्जेंड्रिया के सेरापियम पर पड़ी, यह पूरी तरह से संयोग था कि इसे सदियों से दफनाया गया था और भुला दिया गया था। मैरियट की खोज से पहले विशाल स्तंभों और जटिल नक्काशी के साथ 30,000 वर्ग मीटर से अधिक का भव्य परिसर किसी को भी बनाने के लिए पर्याप्त होगा। पुरातत्ववेत्ता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिस बात ने मैरियट को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह तथ्य था कि यह मंदिर मूल रूप से बुल्स के लिए एक भूमिगत दफन कक्ष था। हाँ, बुल्स सर्पा के उपासक मानते हैं कि इन जानवरों के पास मृत्यु के बाद के जीवन की कुंजी थी, या शायद वे उनके बहुत शौकीन थे। गोमांस की बेतुकीता के बावजूद सेरापियम के निर्माण में हासिल की गई सभी इंजीनियरिंग उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। विशाल ग्रेनाइट सर्कोफेगी के साथ भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क 70 टन से अधिक वजन का एक वसीयतनामा है। प्राचीन इंजीनियरों की प्रतिभा और सेरापियम के आसपास का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है। एक सदी से अधिक समय से खुदाई के बावजूद शोधकर्ता अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पवित्र बैलों को इतना भव्य दफन क्यों किया गया था। कुछ का मानना है कि उन्हें भौतिक अभिव्यक्तियों के रूप में देखा गया था, भगवान एपिस, जबकि अन्य मानते हैं कि वे उर्वरता और नवीनीकरण के प्रतीक थे। यह एक रसदार साजिश सिद्धांत की तरह है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इन रोमांचक पुरातात्विक रहस्यों के बारे में जान सकें। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा रोचक लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।